गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। इसमें कल हमने पढ़ा था प्रतियोगिता। आज पढ़ेंगे हम प्रतिकूलन, अनुकूलन एवं संघर्ष। प्रतिकूलन प्रतियोगिता व संघर्ष के बीच की असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। विरोध करता है। अनुकूलन में न तो व्यक्ति प्रतियोगिता करता है और न ही संघर्ष, उसमें केवल विरोध की भावना पाई जाती है, भावना होती है। वह सिर्फ विरोध करता है। इस विरोध की भावना का परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति या समूह दूसरों के साथ मिलकर सहयोग से दूसरों से काम करने से दूर हटता जाता है। इस असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया की उपयोगिता सामाजिक संघर्ष को रोके रखने तथा सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने में, यानी कि प्रतिकूलन क्या होता है, इसमें आदमी काम प्रतियोगिता नहीं करता पर विरोध करता रहता है और काम को रोके रहता है, रुका रहता है, वह सहयोग नहीं करता, विरोध करता है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिकूलन विरोध की भावना की भूमिका निर्णायक होती है। लोकतंत्र में दो विरोधी समूह की एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है। नेक्स्ट आता है अपने इसमें अनुकूलन, एडॉप्टेशन। यह एक जैविकीय अवधारणा है। इसमें जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने को पर्यावरण में बदलाव के साथ बदल लेता है। जिन जीवों में अनुकूलन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे डायनासोर। डार्विन का सिद्धांत है। यानी अनुकूलन क्या है, एक जैविकीय अवधारणा है जिसमें जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने को पर्यावरण में बदलाव के साथ बदल लेता है। जिन जीवों में अनुकूलन करने की प्रक्रिया नहीं हो पाती वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे डायनासोर। इसी आधार पर सामाजिक अनुकूलन, सोशल एडॉप्टेशन की संकल्पना की गई, जिसमें व्यक्ति या समूह समाज में होने वाले परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से अपने को बदलता है, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन आदि का संचालन सीखना। अब नेक्स्ट आता है इसमें संघर्ष। असहयोगी प्रक्रिया में नेक्स्ट क्या है, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। गिलिन ने संघर्ष को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी पक्ष के प्रति सीधी हिंसा करते हैं या हिंसा की धमकी देते हैं। फिक्टर ने संघर्ष को इस तरीके से परिभाषित किया है, संघर्ष पारस्परिक अंतःक्रिया का वह प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, चाहे यह उन्हें अप्रभावी बनाकर या पूरी तरह नष्ट करके किया जाए। संघर्ष की विशेषताएं। संघर्ष में कम से कम दो व्यक्ति या समूह होने चाहिए। संघर्ष में हिंसा की भावना अनिवार्य रूप से पाई जाती है, चाहे यह सीधे तरीके से की जाए या परोक्ष रूप से धमकी से की जाए। संघर्ष एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है, संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि संघर्ष लक्ष्य पर केंद्रित न होकर व्यक्तियों पर केंद्रित होता है। संघर्ष सहयोग का ही एक पक्ष है। दो समूहों के मध्य संघर्ष के लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक समूह के सदस्यों के बीच आपस में सहयोग है, यानी आंतरिक सहयोग हो। संघर्ष और सहयोग समाज की मूल प्रक्रियाएं हैं। कोई भी समाज न तो निरंतर सहयोग की स्थिति में रह सकता है और न ही हमेशा संघर्ष की स्थिति में। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लेस्ली ने सहयोग संघर्ष निरंतरता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। लेस्ली ने सहयोग संघर्ष निरंतरता की अवधारणा दी। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि यह सभी समाजों में पाया जाता है। संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है। अभिप्राय यह है कि संघर्ष रुक कर चलता है क्योंकि संघर्ष के लिए प्रत्येक पक्ष को शक्ति के साधन जुटाने पड़ते हैं। किसी भी पक्ष के पास शक्ति के साधन असीमित मात्रा में होते हैं। संघर्ष
के कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होते हैं, क्योंकि संघर्ष व सामाजिक परिवर्तन में सीधा संबंध होता है। डेरेनडोर्फ ने लिखा है कि किसी भी संघर्ष में जितनी अधिक निष्ठा व संकल्प के साथ लोग शामिल होंगे, उतने ही ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे और उतने ही उस संघर्ष के दूरगामी परिणाम होंगे। संघर्ष के प्रकार मैकआइवर केज ने 2 प्रकार बताए हैं, एक प्रत्यक्ष संघर्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष संघर्ष है। इसमें प्रत्यक्ष संघर्ष में व्यक्ति या समूह अपने विरोधी पक्षों के साथ आमने सामने संघर्ष करते हैं। इसमें संघर्षरत पक्षों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से सीधे संपर्क में न आकर परोक्ष रूप से दूसरे के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। मैकआइवर पेज ने प्रतियोगिता को अप्रत्यक्ष संघर्ष का प्रकार माना है। किंग्सले डेविस ने भी 2 प्रकार के संघर्ष बताए, आंशिक संघर्ष व पूर्ण संघर्ष। आंशिक संघर्ष वह है जब 2 पक्षों के मध्य साध्य यानी लक्ष्य को लेकर समझौता हो जाए लेकिन साधन को लेकर न हो, तो ये आंशिक संघर्ष होगा। वहीं पूर्ण संघर्ष डेविस ने बताया है कि पूर्ण संघर्ष वह है जब साधन व साध्य दोनों में से किसी में भी समझौता न हो पाए। आंशिक और पूर्ण संघर्ष केवल डिग्री अंशों का अंतर होता है, अंशों का तात्पर्य तीव्रता से है। संघर्ष के सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के संघर्षवादी सिद्धांत तो ही हो जाते हैं। संघर्ष के कारण क्या क्या हैं इसमें? माल्थस ने जीवन के साधनों की कमी संघर्ष का प्रमुख कारण बताया है। वहीं फ्रायड ने मनुष्य के जन्म से ही हिंसा को प्रवृत्ति माना है। फ्रायड ने माना है कि मनुष्य में जन्म से ही हिंसा की प्रवृत्ति पाई जाती है। डार्विन ने बताया कि जीवन के लिए संघर्ष है। वहीं दूसरा योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है वही जीवित रहेगा, ये भी संघर्ष का कारण है। गिलिन ने संघर्ष के 4 कारण बताए हैं। पहला है व्यक्तिगत भिन्नताएं, और दूसरा है सांस्कृतिक भिन्नताएं, तीसरा है विरोधी स्वार्थ एवं सामाजिक परिवर्तन। इसमें एक अवधारणा और है, वो है सामाजिक दूरी की अवधारणा। सामाजिक दूरी वह है सोशल डिस्टेंस, यानी कि जार्ज सीमेल व्यक्तियों व समूहों के बीच उत्पन्न किसी प्रकार की बाधा जिससे उनके मध्य सीमित या पूर्ण पृथक्करण, सीमित सामाजिक संबंध या न होने वाली अंतःक्रियाएं देखी जा सकती है, सामाजिक दूरी कहलाती है। सामाजिक दूरी की भावना में सामान्यतः भय व घृणा विद्यमान रहती है। सामाजिक संस्तरण भूमिका दूरी को बढ़ाता है। जैसे भारत में जाति व्यवस्था में सामाजिक दूरी संस्थागत हो गई है। ड्यूमो ने इसे सुचिता यानी कि पवित्रता व अपवित्रता में व्यक्त किया है, यानी सुचिता व प्रदूषण। सामाजिक दूरी मापने का प्रयास बोगार्डस ने अपनी सामाजिक दूरी मापने के पैमाने के माध्यम से किया है। इसके बगल में नहीं बैठेंगे, हम इसके बगल में नहीं बैठेंगे, ब्राह्मण शूद्र एक साथ नहीं खाएंगे, हम इसकी जाति में विवाह नहीं करेंगे आदि सामाजिक दूरी को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।